हेलो एंड वेलकम बैक बिहार बोर्ड के मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं 12th का। उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। सेकेंड चैप्टर आप जान रहे हैं कि उसका नाम भारत इज माई होम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत इज माई होम का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ओके इंग्लिश एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड एज वेल हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम सबसे पहले ये जो वीडियो है ना, जिस सेगमेंट में आती है वो है फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अलग अलग वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। आप ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख सकते हैं, समरी की वीडियो देख सकते हैं, हर तरह की वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो में हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। आपको मालूम है कि भारत इज माई होम को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और लिखा है कहना यहां पर ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा। इफ वी से दैट भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन दैट इज टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है जिसे लिखा जाएगा, ये एक स्पीच है, इसको डिलीवर किया जाता है। तो हम अगर ये कहें कि भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन दैट इज टेक्निकली राइट सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो भारत इज माई होम है ना, वो एक कंप्लीट स्पीच नहीं है, बल्कि वो एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट कहते हैं उद्धरण को, टुकड़ा को। उस स्पीच का टुकड़ा है वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 यानी 1967 में भारत का तीसरा राष्ट्रपति होने के नाते जो उन्होंने, जब उसके लिए वो चुने गए, तो उन्होंने जो शपथ लिया था, उस शपथ के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके सिलेबस में एक चैप्टर के रूप में है। आज की इस वीडियो में हम इंटरप्रेट करेंगे उनके इस पूरे स्पीच को जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम थीम ऑफ द चैप्टर की बात करेंगे। आप जान गए आपके चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। आपके जो राइटर हैं या स्पीकर हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे। अच्छा, इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंट होने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी थे, राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट उससे पहले इसका थीम हम देख लेते हैं। थीम क्या है? थीम कहते हैं एक्चुअली विषय वस्तु, कौन से टॉपिक पर बात की गई। सबसे पहले देखें, इसका जो नाम है ना वो है भारत इज माई होम। आप कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे भारत वर्ड क्यों यूज किया गया? एक्चुअली इससे ना एक इंटीमेसी शो होती है कि हम कितने नजदीक हैं अपने कंट्री के। अब अगर आप अपने घर में अपनी भाभी को अंग्रेजी में बोलो सिस्टर इन लॉ कम, तो थोड़ा फीलिंग नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। उसकी बजाय अगर बोलो भाभी जरा सुनना, अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई होम की बजाय भारत इज माई होम का जो टाइटल है ना वो सुटेबल लगा सिलेबस सेट करने वालों को। चलो, दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाइल टेकिंग ओथ। ओथ बोलते हैं हम शपथ को, ओथ बोलते हैं हम बॉस शपथ को। देखो यहाँ, एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यहां पर जो बात जानने वाली है वो ये है कि एक स्पीच डिलीवर किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जब उन्होंने शपथ लिया था। कितने नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में? थर्ड, क्योंकि फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर वीवी गिरी, सॉरी सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। थर्ड ये वाले हैं, और फोर्थ है वीवी गिरी। अच्छा, एक चीज और, यहां पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देखते होंगे सक्सीडेड बाय, सक्सीडेड बाय, और एक आता है प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि सक्सीडेड बाय और प्रीसीडेड बाय, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो, सक्सीडेड बाय का मतलब ये होता है कि इसके बाद कौन है, और प्रीसीडेड बाय का मतलब ये है कि इससे पहले कौन था। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वो प्रीसीडेड बाय द एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में उनसे पहले कौन आया था, देन यूल से डॉक्टर राधाकृष्णन। बट अगर ये पूछा जाए कि ही वाज सक्सीडेड बाय, तो इसका मतलब उनके बाद कौन आया, देन यू हैव टू से वीवी गिरी। चारों सीरियल से आप जान गए, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। खैर, हमें उस बहस में नहीं पढ़ना है, हमें ये जानना है कि चैप्टर का नाम भारत इज माई होम, राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन या स्पीकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट, स्पीच कब दिया? 1967 में। इस स्पीच में किया क्या है उन्होंने?
तो इन दिस स्पीच ही हैज प्लेज्ड, प्लेज बोलते हैं हम शपथ लेने को, टू प्रोटेक्ट, कि वो रक्षा करेंगे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की, एंड कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की, एंड हैज प्रॉमिस्ड, और उन्होंने ये भी वादा किया है, टू कैरी आउट हिज ऑब्लिगेशन, कि वो निर्वहन करेंगे, निर्वाह करेंगे अपने ऑब्लिगेशन का, जो उनकी दायित्व हैं, टुवर्ड द कंट्री एंड इट्स लॉयल्टी एज वेल, अपने देश के प्रति, और साथ में उन्होंने अपनी वफादारी का भी सबूत दिया है, उसके बारे में प्रॉमिस किया है इंडियन से। चले अब यहां से हम वर्ड बाय वर्ड, और सबसे बड़ी चीज जो अट्रैक्शन है ना इसमें, कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। मतलब देखो क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश भी है यहाँ, हिंदी भी है यहाँ, साथ में पिक्चर भी है, जो मेन बातें हैं ना यहाँ पे उसका पिक्चर भी सामने, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा आपको, इंग्लिश भी, हिंदी भी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी, each and everything you guys will get over here. So let's get started now. Come towards the very first paragraph. शुरू करते हैं। I must confess, और जो वर्ड यहां पर आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है ना, उसको भी मैं यहां पर इंडिविजुअली सेपरेटली बताने वाला हूं कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। स्पीच शुरू होती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना शुरू करते हैं, आई मस्ट कन्फेस, मतलब मैं इस बात को कन्फेस करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड किसको कहते हैं पता है? ओवरवेल्म्ड कहते हैं कि अभिभूत हो जाना, मतलब ये कि किसी के ऊपर जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना कोई, तो उसके शब्द नहीं निकल रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन। बाय द ट्रस्ट, कि जो विश्वास माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो हमारे लोगों ने मुझ पर किया है, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती के का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च ऑफिस में मुझे आसीन करके जो उन्होंने मेरे ऊपर एक उपकार किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो कहते हैं आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि मैं अपने लोगों के विश्वास तले दब गया हूं, जो उन्होंने मुझ पर किया है, मुझे इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए चुनकर। अब चलो इसको हिंदी में देख लो अगर आप यहाँ पे चाहते हो। अच्छा, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। मुझे अवश्य इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने लोगों के विश्वास के नीचे दबा महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे इस धरती के सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुना है, पद के लिए चुना है। सेकंड पैराग्राफ, अब यहां पर देखो, उसूल है, दस्तूर है, नियम है कि हर आने वाला जाने वाले की ना तारीफ करता है। अब आपके शहर में जो डीएम हैं अभी एग्जिस्टिंग, उनका टेन्योर तो होता नहीं, चलो उनका टाइम पूरा हो गया, दूसरे वाले आए, तो जो दूसरे नए वाले आए हैं ना, वो जब वहां पर उनकी एक सेरेमनी होती है, तो वहां पे जाने वाले की ना वो तारीफ कर रहे होते, राइट। तो वो एक उसूल है कि हर आने वाला जाने वाले की तारीफ करता है। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में जो कहा है वो और 100% सही भी कहा है, क्योंकि बहुत फिलोसफिकल, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. यहाँ पे देखो क्या मतलब है इसका। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो है प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति का जो पद है वहां लेकर आए। क्या लेकर आए भाई? मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती लेकर आए वो। ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, एरुडिशन पता है आपको किसको कहते हैं? एजुकेशन को, शिक्षा को। शिक्षा का एक उन्होंने एक मतलब जो है ना स्तर दिया, एक लेवल दिया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव की वो संपत्ति दी। रेयरली का मतलब होता है बिरला है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से ही कहीं मिलेगा। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी पूरी जिंदगी, ही डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। पूरी जिंदगी वो लगे रहे पीछा करने में, किसका? ज्ञान का और सच्चाई का। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर राधा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, आगे खाली जगह आपको भरना होगा मेंटल इक्विपमेंट। आगे देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ही डिवोटेड टू द परसूट ऑफ क्या? तो नॉलेज एंड ट्रूथ। ये बात
बिल्कुल फैक्ट है अपनी जगह। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी, ज्ञान का एक अस्तर दिया एवं अनुभव की वो संपत्ति दी जो मुश्किल से कहीं मिलता है। वो जिंदगी भर ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगे रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप एक एक क्वेश्चन कर जाने वाले हो, कुछ भी नहीं बचेगा। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर हो या फिर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, ब्लैंक स्पेस को फिल करना हो, वट एवर दैट इज यू कैन डू। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन। उन्होंने किया है, ही हैज डन, उन्होंने किया है। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। मोर देन प्रोबेबली, शायद अधिक ही, एनी अदर मैन, किसी दूसरे से ज्यादा, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये जो एक वर्ड देख रहे हो आप, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये हम किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं आध्यात्मिक मूल्यों को। आध्यात्मिक मूल्यों मतलब एक रूहानी ताकत, एक आत्मीय जो एक शक्ति होती है ना, जिसका संबंध यहां से होता है। ये बहुत तपस्या के बाद जो है लोगों को मिलता है। उन्होंने he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought। हाँ, भारत की जो एक दार्शनिक सोच है और जो हमारा सच्चा आध्यात्मिक मूल्य है, हमारी जो पहचान है, उसको लोगों तक पहुंचाने में और उसकी अखंडता को क्या बोलते हैं, वननेस, उसकी अखंडता को स्टैब्लिश करने में किसी भी दूसरे से ज्यादा काम इन्होंने किया है। He has never lost, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। He has never lost his faith in essential humanity। उन्होंने कभी भी इसेंशियल ह्यूमैनिटी मतलब आवश्यक मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया। ऑफ मैन एंड हिमसेल्फ, और खुद, हैज नेवर सीज्ड। इसको हम कीज्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सीज्ड पढ़ेंगे। सीज मतलब रुकना होता है, सी से। देखो, सी के बाद वैसे भी ई कहीं पर आता है तो हम इसको ना स पढ़ते हैं, चाहे ई आए, चाहे आई आए, चाहे वाई आए। तो ही हैज नेवर सीज्ड, उन्होंने, वो कभी नहीं रुके टू चैंपियन। अब यहां पे चैंपियन का क्या मतलब? वो ब्रावो इज ए चैंपियन नहीं, वो वाला नहीं। ये चैंपियन है यहां पर समर्थन करना, टू सपोर्ट। और वो खुद नेवर सीज्ड, कभी नहीं रुके, टू चैंपियन, समर्थन करने से, द राइट ऑफ ऑल मैन, या हर इंसान का ये अधिकार है, ये उसका हक है, टू लिव इन डिग्निटी। डिग्निटी कहते हैं गरिमा को और इज्जत को, कि हर आदमी डिग्निटी की लाइफ जिए, गरिमा का जीवन व्यतीत करे, इज्जत की जिंदगी गुजारे, एंड विद जस्टिस, और न्याय और इंसाफ का, ये न्याय और सम्मान का जीवन जिए। खैर, उन्होंने भारतीय जो हमारी असल जो आध्यात्मिक पहचान है उसको एस्टैब्लिश करने में किसी दूसरे से ज्यादा किया है। कभी भी उन्होंने मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया, और कभी भी वो इस बात से नहीं रुके कि भाई ये हर इंसान का अधिकार है कि वो इज्जत की जिंदगी गुजारे, वो इंसाफ वाली जिंदगी गुजारे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पढ़ना है आपको, आप पढ़ सकते हैं, नीचे हिंदी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एश्योर कर रहे हैं। एश्योर का मतलब है ना यकीन दिलाना। वो यकीन दिला रहे हैं किनको? विश्वास दिला रहे हैं हम भारतीयों को। वो कहते हैं, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूं, दैट आई एंटर दिस ऑफिस, कि मैं आज जो इस ऑफिस में प्रवेश लिया हूं, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। कितनी बार ये पूछा जा चुका है। इन अ स्पिरिट मतलब एक भावना के साथ इस ऑफिस में हो। कैसी भावना? प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ, पूरे हम्बलनेस के साथ, मोडेस्टी के साथ, नरमी के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण के साथ। मतलब मैं अपने देश के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने वाली सच्ची भावना के साथ यहां आया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के प्रति जो वफादारी है, मैंने उसकी शपथ ली है अभी। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो संविधान है, ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves। ये
अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत कॉम्पेरेटिवली ये एक नया राज्य है। कौन? इंडिया। क्योंकि उस टाइम में 1967 था जब उन्होंने वो स्पीच दिया था, और भारत आजाद हुआ था 1947 में। सिर्फ 20 साल हुए थे, तो उस टाइम में नया नया देश आजादी हुआ था। पहली बार हिस्ट्री में इंडिया को रियल आजादी मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, जो यहाँ के लोगों ने खुद को दिया था, मतलब खुद से हासिल किया था। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। इस वाले चैप्टर का ना हर एक लाइन आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग हर एक लाइन पूछी जा चुकी है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। ये युवा राज्य है पुराने लोगों का। पुराने लोग, एंशियंट लोग, मतलब कि हमारे यहाँ जो लोगों के ख्यालात हैं भले वो पुराने हो, पर ये स्टेट नया है। हम अपने पूर्वजों के बताए गए पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। दिस इज the reality that we want to follow the footprints of our ancestors. We want to follow the line they just left for us. But it's also a reality that only 20 years passed, so we can't say that it's an old state, it's a new state. आगे, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. देखो यहां पर ये एक यंग स्टेट है, युवा राज्य है पुराने लोगों का, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद और एक अलग अलग डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, मतलब भिन्न भिन्न जो जाति के लोग थे, उनके सहयोग के बाद, है ना, have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. अनंत और संपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े खास अंदाज में, ये टाइमलेस बोलते हैं, अनंत एब्सोल्यूट बोलते हैं, संपूर्ण वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए अपने अपने खास अंदाज में सबों ने स्ट्राइव किया है, सबों ने संघर्ष किया है, जद्दोजहद किया है। स्ट्राइव बोलते हैं जद्दोजहद करना, संघर्ष करना। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये जो आजादी उन्होंने अचीव की है, किसी एक ने नहीं बल्कि सबने मिलकर के लड़ा है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। इसलिए मैं शपथ लेता हूं कि वो जो वैल्यूज हम इंडियंस ने प्राप्त किए हैं, जो वैल्यू, जो महत्व, जो मूल्य हमारा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसके लिए सेवा दूंगा, उसकी रक्षा के लिए। For those, some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance. Circumstance कहते हैं परिस्थिति, और inadequate कहते हैं गैर जरूरी। मतलब ये अब ये कहना चाहते हैं आगे कि हालांकि ऐसा है कि विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थिति बदलने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैल्यू है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वो कभी कभी गैर जरूरी हो जाते हैं, है ना। द वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। वैसे भी जो मूल्य हैं वो रिमेन्स एटर्नली वैलिड, वो हमेशा के लिए जायज ही होते हैं, पर किसी किसी परिस्थिति में हमें थोड़ा सा अल्टरेशन करना पड़ता है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। ये हमें हमेशा एक नया और ताजा एहसास के लिए जो है हमें प्रेस करते हैं, हमें जोर डालते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर वो जो है ना आपके स्पीकर इंडियन जो वैल्यूज हैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि एक तो हमने बहुत संघर्ष के बाद वो वैल्यू हासिल किया है, कभी कभी उन वैल्यूज में चेंजिंग भी करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ऐसा है कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, जमानत देता हूँ। वैसे भी जो वैल्यूज हैं कभी पुराने नहीं होते, हमेशा एक फ्रेश रियलाइजेशन देते हैं लोगों को। और फिर ये उतना ही नहीं, आगे अपने पास्ट, अपना जो पास्ट है उसके इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो हमारा जो पास्ट है, हमारा जो अतीत है, वो बहुत ग्लोरियस है, बहुत यशस्वी है। आवर पास्ट इज वेरी ग्लोरियस एंड वी शुड नॉट फॉरगेट इट। देखो कितने इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं, और ये पिक्चर को एंजॉय करो जो मैं दिया रहता हूं यहाँ पे राइट साइड में। वो कहते हैं द पास्ट इज नॉट देयर एंड स्टैटिक। आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप जानते हो
स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है? स्टैटिक बोलते हैं ठहरा हुआ जो चीज होता है, और डायनामिक होता है, डायनामिक्स को बोलते हैं जो गतिशील होता है। वो कहते हैं कि देखो ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बता रहे हो यहाँ पे, वो कहते हैं कि देखो पास्ट जो है ना, इसके बारे में लोग क्या ख्याल करते हैं कि पास्ट मर गया, बट पास्ट कभी मरता नहीं है। ओल्ड मतलब क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट कभी मरता नहीं है, एंड स्टैटिक और कभी ये ठहरा हुआ नहीं होता है। इट इज अलाइव, ये जीवित रहता है, एंड डायनेमिक और गतिशील रहता है। अतीत ना तो मरा हुआ है ना ठहरा हुआ है, बल्कि ये गतिशील है और ये जिंदा है। एंड इट इज इन्वॉल्व, और ये शामिल है in determining the quality of our present and prospects of our future। किस चीज के लिए जीवित है ये, अब किस चीज में शामिल है ये शामिल है वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हमारी क्वालिटी है, हमारी जो खूबी है उसको, और जो फ्यूचर में हमारी संभावनाएं हैं उसको, उस पे एक नजर बना रखा है। किसने? इसी पास्ट ने। आगे बढ़ते हैं। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। और बार बार ये जो हमारा पास्ट है, हमारा अतीत है ना, इसका रिन्यूअल होना चाहिए, राइट। और इसका जो रिन्यूअल है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो वास्तव में हमारे राष्ट्रीय संस्कृति को रिन्यूअल करने की और हमारे राष्ट्रीय कैरेक्टर को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया है। मतलब सॉरी, उसको उसको उसके उसके ग्रोथ की एक प्रक्रिया है, उसके तरक्की की एक प्रक्रिया है। अगर हम इनोवेशन नहीं लाए, अगर हम नव प्रवर्तन नहीं लाए, अगर हम रिन्यूअल नहीं करें अपने थॉट्स को, तो फिर हमारा जो कल्चर है ना, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का ही काम है। एज आई सी इट, कि मैं इसको जैसा कि मैं इसको देखता हूं, टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल। अपनी असल बात की तरफ आपके स्पीकर आ गए। उन्होंने कहा, और आपको पता है कि वो कौन सी चीज है जो हमारे पास्ट को और ग्रूम करने वाली है, हमारे प्रेजेंट में उसको और पैट्रनेज देने वाली, उसको और इनोवेटिव करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि वो है भाई, इसका ये वो चीज कौन सी है? तो वो शिक्षा है। अगर हमने शिक्षा पर बल दिया, अगर हमने एजुकेशन पे बल दिया, उसको अगर हमने प्रोपैगेट किया, उसको अगर हमने बढ़ाया, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो देश है वो तरक्की कर रहा है, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है, और उसमें एक इनोवेशन से हम समय के समानांतर होते चले जा रहे हैं। मतलब उसके पैरेलली हम स्टेप अप होते जा रहे हैं। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन। हो सकता है कि मैंने जो अंदाजा लगाया है कि भाई हम अपने पास्ट को कैसे प्रेजेंट में ग्लोरियस बना सकते हैं, अपने पास्ट को प्रेजेंट में कैसे ग्लोरियस बना सकते हैं, तो मेरा एक प्रिजम्पशन है कि भाई एजुकेशन पे फोकस करो, हम अपना पास्ट भी ग्लोरियस हमारा तो है ही, प्रेजेंट भी ग्लोरियस हो जाएगा और फ्यूचर भी हमारा प्रिजर्व रहेगा। तो वो इसका ना सारा क्रेडिट एजुकेशन को देना चाहते हैं, आपके जो राइटर है। वो कहते हैं कि एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माय चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैव मेनली इफ नॉट एंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माय लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माय पीपल। मतलब अब देखो कितने इंटरेस्टिंग वे में वो घुमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो मेरा तो प्रिजम्पशन है कि भाई एजुकेशन इस सारी चीजों को कर सकता है, और देखो मैं जो ये आज हाई ऑफिस में आया हूं, अगर पूरी तरह से नहीं तो मेनली, मतलब मुख्य रूप से, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम मुख्य रूप से तो ऐसा जरूर है कि वो जो मेरी एक पहचान है ना, मेरा जो एक लंबा लंबा एसोसिएशन है, लंबा लगाव है, जुड़ाव है एजुकेशन के साथ, वो उसकी बिना पे दिया गया है, उसकी बिना पे, उसके कारण लोगों ने मुझे दिया है। आई मेंटेन दैट, मैं इस बात को मानता हूं, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये लाइन तो 50 बार मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लगभग हर साल पूछा गया है ये किसी न किसी रूप में, ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। मतलब किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य को अगर पूरा करना है, पाना है, तो उसके लिए शिक्षा ना एक प्रमुख हथियार होता है। And that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation।
ये देखो, ये जो है ना इनस्कैपेबली किसको बोलते हैं हम, जो अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व होता है। मतलब और हम ये देखते हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अनिवार्य रूप से किसी भी नेशन की क्वालिटी में इन्वॉल्व होती है। मतलब ये कि जैसी गुणवत्ता आपके देश में शिक्षा की होगी, जैसी क्वालिटी आपके कंट्री में एजुकेशन की होगी, वही क्वालिटी, द सेम क्वालिटी आपके देश की भी होगी। एंड पैराग्राफ 5 नाउ, इसमें टोटल 9 पैराग्राफ है ओनली। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from whosoever it may have come and wheresoever it may have been whomsoever it may have been contributed. I therefore, मैं इसलिए शपथ लेता हूं भाई खुद से कि मैं लॉयल रहूंगा अपने पास्ट का जो कल्चर है उसके प्रति, चाहे जो कोई भी, मतलब जहां कहीं से भी, वेयर सो एवर इट में हैव कम, है ना, चाहिए जहां कहीं से भी आया हो, एंड बाय whom से इट में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे हमारी संस्कृति में जिस किसी ने भी योगदान दिया हो, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए समर्पित हो जाऊंगा, उसकी सेवा में संपूर्ण रूप से योगदान दूंगा। आई प्लेज माई लॉयलिटी, और मैं शपथ लेता हूं अपने वफादारी की टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बिना कोई भेदभाव के, चाहे वो धर्म का हो या भाषा का हो। ना तो मैं धर्म का कोई भेदभाव करूंगा ना भाषा का। ऐसा नहीं कि मेरे धर्म के लोग हैं तो मैं काम कर दूंगा, मेरी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो मैं काम कर दूंगा। भाषा भी एक बड़ा रोल होता है। लोग लैंग्वेज की वजह से भी डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि ए हिंदी बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, ये मैथिली बोल रहा है, ये भोजपुरी बोल रहा है, होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो कहते हैं मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं खुद से, टू वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ, कि मैं इसकी मजबूती के लिए काम करूंगा, एंड प्रोग्रेस, और इसकी तरक्की के लिए काम करूंगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के फलाह, उनके कल्याण के लिए काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी भेदभाव के। ना तो जाति का कोई भेदभाव होगा, ना तो रंग का कोई भेदभाव होगा, और ना ही पंथ का कोई भेदभाव होगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, एंड और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. और यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है एक निश्चित अवधि के लिए। It shall be my earnest endeavor. Endeavor कहते हैं कोशिश करने को, कोशिश को। It shall be, ये होगा अब मेरा earnest endeavor, मतलब ये मेरी सबसे दृढ़ कोशिश होगी। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं प्रयास करूं, कोशिश करूं कि मैं इस घर को स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मजबूत और खूबसूरत बनाऊं। ए वर्थी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, एक समृद्ध घर बनाऊं मैं, जहां महान लोग, मतलब बड़े लोग रह रहे हों, और जो इंगेज हों in the fascinating task of building up a just, prosperous and a graceful life, और वो महान लोगों का ऐसा बहुमूल्य घर हो जहां वे लोग शामिल हों किस चीज में, तो भाई न्याय युक्त, समृद्ध और शानदार जिंदगी गुजारने में वो लोग लगे हुए हों। इस तरह के फैसिनेटिंग टास्क को वो लोग कर रहे होंगे। ये आपकी स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, बहुत तगड़ी वाली स्पीच है, आप पूरा पढ़ेंगे। मतलब उनका कहना है कि देखो, पूरा भारत मेरा घर है, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल माई फैमिली। ये वाला लाइन ना, ये जो हेडिंग है ना आपके चैप्टर के, यहीं से ली गई। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, एंड द पीपल ऑफ माई फैमिली हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ this family for a certain period of time. So now it's my responsibility to take care of them, to make their country strong, to make their country beautiful, to make their country prosperous, and just to walk without any distinction of caste, color, creed or language. मतलब ये कि देखो, अब ये पूरा भारत मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, और इन लोगों ने एक निश्चित अवधि के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके घर को समृद्ध बनाऊं, सुंदर बनाऊं, मजबूत बनाऊं। राइट? आपका ये टोटल 5 पैराग्राफ था जो मैंने कंप्लीट करा दिया, और इसके बाद बाकी के जो 4 पैराग्राफ हैं
वो आप लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। लगभग हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ यूट्यूब पर, और कंप्लीट पैकेज अगर आप चाहते हैं सिर्फ 500 में पूरे साल की प्रिपरेशन हो रही है। आंख बंद करके A to Z स्टूडेंट पहुंचो और देखो यहाँ बिहार का फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, ये देखो फर्स्ट सेकंड हर एक साल। ये देखो तो आपके इस साल के लिए 2023 के लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। टॉपर्स 12th कोर्स 2023 नाम है इसका, इससे जरूर जुड़ें। किसी भी स्टेट बोर्ड का सबसे बड़ा इंग्लिश का कोर्स है ये, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड का। लास्ट ईयर लगभग 30,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। यहाँ से आप सभी आओ, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और आप उस कोर्स से जुड़ सकते हो। 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज और, हिंदी का कोर्स कंप्लीट फ्री मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, जैसे गद्य भाग है तो वीडियो मिलेगा, सब मतलब एक चैप्टर है ना तो उसका आप देखो ये इतनी सारी चीजें मिलेंगी। उसका लेखक परिचय मिलेगा, अबाउट राइटर, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका समरी, उसका क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका PDF। और सबसे इंटरेस्टिंग कमाल की चीज ना, चलो आंख बंद करके सुनते हैं, ये एक रिवोल्यूशन है। और साथ में ओके इंग्लिश एकेडमी के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, और वो जो भी हो आप उन सब पे फॉलो करो। और जो नए नए अपडेट्स हैं उन सारे अपडेट्स से आप अवेयर रहो। हम हर दिन लगभग क्वेश्चंस या कुछ पोस्ट लाते हैं, पोल लाते हैं, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। और सभी स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट पैकेज पढ़ाना चाहते हो तो जरूर आओ ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पे। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। काफी दिन के बाद वीडियो आई है बट कोशिश करूंगा अब रेगुलर डालने की। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। हैव अ ग्रेट डे।